जय माता दी दोस्तों। हमने पहले आपको बताया था कि कुंडली क्या है। जब कोई बालक जन्म लेता है उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वही कुंडली होती है। आइए आज से हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कुंडली क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में समस्याएं कुंडली कैसे दर्शाती है और उनका कैसे समय रहते उपाय किया जा सकता है। अब कोई भी कुंडली आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें 12 भाग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हें भाव कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भाव कैसे बनता है? हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था कि भाव बनाने की प्रक्रिया, अर्थात जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी जो पोजीशन होती है, जैसे किसी बालक ने या किसी बालिका ने दिल्ली में जन्म लिया, तो जिस समय उस बच्चे ने जन्म लिया उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो कहाँ है। अर्थात बालक ने जन्म लिया, उसके पश्चात चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, ये सभी ग्रह किस दिशा में है और कितने कोण पे है उनको नापा जाता है। वो आप सॉफ्टवेयर से भी आपको मिल जाएगा और उनकी पोजीशन को आप इस कुंडली में डालते हैं। आप देखते कोई भी जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसको आप 12 से भाग देंगे तो वो 30 डिग्री ईच होगा। तो ऐसे ही आप इस कुंडली में देखेंगे उस जो गोलाकार कुंडली को हमने इस स्क्वायर फॉर्म में डाला हुआ है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है। अब इसके फायदे भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला लेसन है आज का, वो है भाव किसे कहते हैं और भाव का क्या अर्थ है। तो आपको समझ में आ गया है कि कुंडली बनाने की प्रक्रिया। गोलाकार कुंडली को हम इस स्क्वायर में डालते हैं। उसमें जो पहला भाव है वो ये होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। हर भाव 30 डिग्री का होता है, अर्थात 30 इंटू 12, टोटल 12 भाव है। कितने हो गए? 12 इंटू 30, 360 डिग्री। अर्थात अगर आप सेंटर से लेके चलेंगे तो वृत्ताकार फॉर्म में वो 360 डिग्री हुआ। अर्थात हमारे धरती की पोजीशन से चारों तरफ 360 डिग्री में ग्रहों की पोजीशन है। अब हर भाव का एक महत्व होता है। अभी ये एक कुंभ राशि अर्थात कुंभ लग्न की कुंडली है। कोई भी गिनती हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला भाव हमेशा इसे माना जाता है। संख्या कुछ भी हो सकती है। आपकी कुंडली में 7 हो, 6 हो, 5 हो, 2 हो, 9 हो, कोई भी हो सकती है। हमने लिया है 11 नंबर की कुंडली अर्थात कुंभ राशि। अब एक कुंभ राशि किसने डिसाइड किया? देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट सबमिट किया हुआ है। 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि और उनके स्वामी कौन है? शनि। ये आपको याद करना होगा। 1 नंबर मेष है, 2 नंबर ऋषभ है, 3 नंबर मिथुन है, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। खैर, हमारा टॉपिक है भाव। अब हम भाव पे आते हैं। तो प्रत्येक भाव कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। हमें सबसे पहले इस रूल को समझना होगा। जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहला भाव होता है ये प्रथम भाव, जो बीचों बीच स्टार्ट होता है। ये भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भाव रिप्रेजेंट करता है आपको। जिस व्यक्ति की कुंडली है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके तन को, उसके स्वास्थ्य को, उसके रूप रंग को, उसके व्यक्तित्व को। वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति लंबा है, हट्टा कट्टा है, गोरा है, नाटा है, उसका स्वास्थ्य कैसे होगा, उसके सुख दुख। अर्थात यूं कहे तो सबसे इंपॉर्टेंट भाव यही होता है। और जो संख्या लिखी होती है उसके जो स्वामी होते हैं, जैसे यहाँ पे कुंभ है, उसके स्वामी कौन है? शनि। वो आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं क्योंकि आप खुद हो। उसके बाद हम बात करें दूसरा भाव। हम काउंटिंग कभी भी ऐसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आपकी घड़ी की सुई ऐसी चलती है, हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से। तो इसका दूसरा भाव यहां जाता है, ना कि यहां। प्रथम भाव के बाद जो दूसरा भाव है वो ये होता है। ये भाव कई बार थोड़े घातक होते हैं। कई बार इसे थोड़ा, कई ज्योतिषी इसे बुरा मानते हैं, कई ज्योतिषी इसे सम मानते हैं। हम इसको सम की दृष्टि से लेते हैं। ये भाव होता है द्वितीय भाव।
वो भाव होता है वाणी, धन, कुटुंब। अर्थात किसी भी व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, वो मधुर बोलेगा या उसकी वाणी में मिठास होगी नहीं होगी, वो कटु बोलेगा। उसके पास धन दौलत होगी या नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो होती कुटुंब। उसका कुटुंब कैसे होगा, क्या उसको कुटुंब से सहयोग मिलेगा, क्या उसके कुटुंब में संपत्ति को लेकर के कोई विवाद होगा। ये सब चीजें इस भाव से देखा जाता है। इसके बाद जो तीसरा भाव होता है वो होता है ये, अर्थात एक प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। आप संख्या को मत जाइए, संख्या अलग होती है, संख्या हर कुंडली में बदलेगी, लेकिन भाव किसी भी कुंडली में नहीं बदलते। किसी भी कुंडली में भाव जस का तस होंगे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव आपके सगे संबंधी और पराक्रम की निशानी होती है, एकदम खास। आपके छोटे भाई बहन पराक्रम, आपके पराक्रम कैसा होगा, क्या आप बुरे वक्त में टिकेंगे, क्या आप आपके जीवन में आने वाली किसी भी घटना का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे। यह तीसरा भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने 3 भाव देख लिए, प्रथम तन होता है, दूसरा धन और वाणी और कुटुंब, तीसरा होता है भाई बहन और पराक्रम। इसके बाद चौथा भाव हम यहाँ आते हैं, 1 2 3 4, ये चौथा भाव होता है केंद्र का भाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। ये भाव रिप्रेजेंट करता है आपके सुख को। यह आपकी माता का कारक होता है। आपकी माता का स्वास्थ्य या माता कैसी होगी और आपके माता से संबंध कैसे होंगे, ये भाव दर्शाता है। साथ ही साथ आपके पास क्या कोई पैतृक प्रॉपर्टी आएगी, मकान गाड़ी बंगला कुछ आएगा, यह भाव दर्शाता है। ये सुख का भाव है और जीवन में इस भाव का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इस भाव से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न धन संपत्ति वैभव को लेकर ही होता है और यह भाव उसका एक कारक है। उसके बाद होता है पंचम भाव। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि यह आपकी विद्या दर्शाती है। ये आपकी विद्या का कारक है। साथ ही साथ संतान, आपकी संतान कैसी होगी, क्या वो योग कारक होगी, क्या उसको सुख होगा दुख होगा, वो ये भाव दर्शाता है। उसके बाद छठा भाव देखिए, हम ऐसे गए 1 2 3 4 5, अब छठे भाव पे आ गए। छठा भाव जीवन में कभी भी अच्छा नहीं कहा जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है मित्रों। जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा इत्यादि इन चीजों को दर्शाता है। आपके जीवन में आपको अगर कुछ रोग है, कोई समस्या आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, ये भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ आप कर्ज में डूब रहे, फाइनेंशियल लॉसेस है, वो भी इसे रिप्रेजेंट करेगा। और जीवन में आपके शत्रु, भले पारिवारिक हो, व्यापार में हो या कहीं आपके मित्र हो, वो भी इसे रिप्रेजेंट करता है। तो वो इस भाव से देखा जाता है। कैसे देखना हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। उसके बाद सातवें भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव के साथ साथ सातवां भाव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ये केंद्र के चारों भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सातवें भाव में पहुंचे। सातवां भाव इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह आपके जीवन साथी के बारे में बताता है। आपकी शादी कब होगी, अगर आपका विवाह लेट हो रहा हो तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण से, क्या उपाय किए जाए, वो सब हम इससे देखते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको लाभ होगा, हानि होगा, वो भी इस भाव से देखा जाता है। आपके साझेदार, आपकी पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, वो सब इसी से देखा जाता है। तो यूं कहे कि जीवन में आपको सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके जीवन साथी से झगड़े होंगे नहीं होंगे, या आपकी शादी निभेगी नहीं निभेगी, ये सभी चीजें इस भाव से देखा जाता है। इसलिए यह भी एक योग कारक भाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला भाव होता है वो होता है अष्टम भाव, ये नीचे वाला। लेकिन यह भाव भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, दुर्घटना या फिर कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं, घातक रोग, प्राण घातक रोग, जैसे कि कैंसर इत्यादि, इन सब का पता आप इस भाव से लगा सकते हैं। यह भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। जीवन में घटने वाली अप्रिय घटनाएं इस भाव से पता चलती है। लेकिन ये गुप्त विद्याओं का भाव भी है। अगर किसी की गुप्त विद्या को जानकारी लेनी है
तो उसके लिए भी आप इस भाव का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नवम भाव, ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। इसके पीछे मुख्य कारण है क्योंकि यह आपका भाग्य दर्शाता है। जी हाँ, जीवन में आपका भाग्य कैसा होगा, क्या ईश्वरी मदद मिलेगी, क्या आपका भाग्य साथ देगा। आपने व्यापार तो कर लिया इसकी सहायता से, लेकिन उस व्यापार में ईश्वरी सहायता भी तो मिलनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं लक। तो लक का भाव जो होता है वो ये होता है। यही भाव धर्म भी सिखाता है। आप धार्मिक होंगे या अधर्मी होंगे, किस तरह का आपको सहयोग मिलेगा, वो ये भाव, इसे नवम भाव कहते हैं। नवम के बाद जो अगला भाव होता है वो होता है 10वां भाव। 10वां भाव अर्थात जहां पे हमने 8 नंबर लिखा हुआ है, यह भाव होता है आपके पिता का कारक, आपके कर्म का कारक, आपकी नौकरी का कारक, आपके व्यापार का कारक, आपकी प्रतिष्ठा का कारक। आप जीवन में नौकरी करेंगे, आपकी नौकरी कैसी होगी, क्या आपके पास आधिकारिक क्षमता होगी, आप सरकारी नौकरी करेंगे या आप लोकल नौकरी करेंगे। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो सब इस भाव से देखा जाता है, किस कारण से आपको नौकरी नहीं मिल रही है और उसका क्या उपाय किया जाए। आपको नौकरी तो मिल गई लेकिन आपकी पगार कम है, या आपको सैलरी भी अच्छी मिली लेकिन आप उस नौकरी में खुश नहीं है, वो सब चीजें इससे देखी जाती है। प्लस ये पिता का भाव है, पिता का स्वास्थ्य या पिता से सहयोग, वो सब भी इसी से देखा जाता है। 10वें भाव के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, उसे कहते हैं हम 11वां भाव, जो कि धन या मां लक्ष्मी का रूपक कहा जा सकता है। यह आय, लाभ, प्रॉफिट, इस बात को दर्शाता है। इस भाव से आप कितना धन कमाएंगे, आपको लाभ होगा, हानि होगा, जीवन में तरक्की होगी, ये सब इस भाव से देखा जाता है। तो किसी भी के भी जीवन में इन दोनों भाव का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये भाग्य और ये धन, ये दोनों आपके साथ आ गए तो जीवन में आप सफल ही सफल होंगे। यह आय को दर्शाता है। इसके बाद जो 12वां भाव होता है वो सबसे अंतिम भाव होता है, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हमने इसे काले में लिखा हुआ है, क्योंकि यह भाव आपको नुकसान दर्शाता है। जीवन में जब आपको हानि होने लगे तो इस भाव को देखा जाता है कि कौन सी ऐसी घटना है या कौन सी ऐसी ग्रह दशा है जिससे मुझे हानि हो रही है। यह जेल का भी भाव है, अर्थात आपको कोई मुकदमा हो जाए, आपको जेल जाने की नौबत आ जाए, ये उसको भी दर्शाता है। साथ ही साथ विदेश यात्रा के लिए भी इसी भाव का प्रयोग किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है, विदेश यात्रा के लिए एक इस भाव को और एक भाग्य को, इन दोनों का प्रयोग करके देखा जाता है कि व्यक्ति क्या विदेश यात्रा करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह से आप देखेंगे किसी भी कुंडली में इन 12 भावों का महत्व होता है और हर भाव आपको कुछ ना कुछ दर्शाता है, कुछ दिखाता है, कुछ सिखाता है। तो ये कुंडली विवेचन का पहला भाग हमने बताया, भाव का क्या अर्थ है, और इसका हम दूसरा भाग बताएंगे राशि, जो हम अगला सेशन लेंगे कि इन भाव में राशियों का क्या महत्व है और उनका प्रयोग कैसे करना है। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, आपने इसके पहले देखा कि भाव क्या होते हैं। भाव अर्थात ये जो 12 बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव होते हैं। कुंडली में इसका महत्व देखा आपने, हर भाव का एक अपना महत्व होता है। आइए अब हम जानते हैं ये राशियां क्या होती है, ये संख्या क्या होती है। आप कई बार देखते हैं कि आपकी कुंडली में कभी किसी की कुंडली में 3 नंबर यहाँ से होता है, यहाँ पे 4 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 10 होता है, और उसके बाद अगली संख्या स्टार्ट होती है। जैसे ये है मीन राशि, तो 12 यहाँ पे है, तो 12 के बाद देखिए टोटल 12 बॉक्सेस है, तो 12 भाव हुए। तो 12 के बाद अगला क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वापस से 12। हम कुंडली कभी भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है। और जब हम राशि की बात करते हैं, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे 12 नंबर, इसका क्या तात्पर्य हुआ, ये कौन सी राशि है, ये है मीन राशि। कहां से पता चला, इस लिस्ट से। देखिए 12 नंबर पे मीन राशि, और इसके स्वामी कौन है, देखिए राशि मीन, स्वामी गुरु, तत्व जल। अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली में यहाँ 12 नंबर है वह मीन राशि का व्यक्ति है और उसके स्वामी गुरु है और
जल तत्व से उसका संबंध है। यह बेसिक हुआ। अब ऐसे ही यहां पे किसी कुंडली में अगर 1 नंबर आ जाए, तो 1 नंबर का अर्थात क्या हो गया? मेष, मेष राशि। इसके स्वामी कौन होंगे? मंगल देवता। और वो कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। फिर 1 नंबर अगर यहां आया तो अगला क्या आ जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में यहां पे 2 नंबर आ जाए, कभी भी स्टार्ट यहीं से होगा। यहां पे जहां ल लिखा होगा, ल मतलब लग्नेश, अर्थात आपका उसके साथ लग्न हो गया है, उस राशि के साथ, वो आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट नंबर अगर सपोज यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टार्ट होगा। 2 नंबर कौन सा है? ऋषभ। ऋषभ के मालिक कौन है? शुक्र देवता, जो कि पृथ्वी तत्व है। अब शुक्र देवता विवाह या यूं कहे अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स या ग्लैमर की दुनिया के कारक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। शुक्र देवता का एक अपना महत्व है। जिसके राशि में शुक्र होते हैं वह जीवन में लग्जरीज पाता है, वो जीवन में बहुत धन पाता है, या यूं कहें लव, लग्जरी, प्लेजर, जो कि आपके सर्वाइवल के कारक है। इसलिए शुक्र का एक अपना महत्व है। खैर, हर राशि का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे हम मंगल की बात करें, जो कि मेष राशि के स्वामी हैं, तो मंगल जो है वो एक ऊर्जा के कारक है। आपको एक ऊर्जा मिल सकती है उनसे, और साथ ही साथ विवाह के कारक भी मंगल हो सकते हैं कई बार। उसके बाद जो तीसरी राशि आती है वो आती है मिथुन। अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो मिथुन राशि हुई। 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आरंभ होगा, और उसके स्वामी है बुध, और वो एक वायु तत्व है। बुध देवता अर्थात मर्क्यूरी, ये ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है। उसके बाद 4 नंबर आती है कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्र है। अर्थात यहाँ पे अगर 4 से स्टार्ट होता है, 4, 5, 6, 7 ऐसे, तो फिर वह कर्क राशि है, और चंद्र स्वामी है उसके, और जल तत्व है। चंद्र अर्थात मन के कारक है, अर्थात माता का रूप भी कह सकते हैं। माइंड, इमोशन, ये रिप्रेजेंट करता है चंद्र। 5 नंबर जो है सिंह राशि, और ये सूर्य इसके स्वामी है, अग्नि तत्व है। सूर्य राशि अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है तो वो सूर्य राशि हुई, और मालिक उसके कौन हुए? साक्षात सूर्य देवता। सूर्य क्या है? ऊर्जा के कारक है। ये आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, ये आपको सक्सेस दे सकते हैं। ठीक है। इसका 6 नंबर क्या है? कन्या राशि। अगर 6 से स्टार्ट होता है, 6, 7, 8 ऐसे, तब वो कन्या राशि हुई, और उसके मालिक कौन हुए? बुध देवता। अगेन बुध यहाँ पे बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है। लेकिन हाँ देखिए, मिथुन राशि के भी मालिक बुध देवता है, उनके स्वामी, और कन्या के भी स्वामी बुध देवता है। लेकिन ये वायु तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। इनका महत्व हम आपको आगे समझाएंगे। अभी आप समझिए राशि और उनके स्वामी कौन है। उसके बाद 7वां है तुला राशि। अगर यहाँ पे 7 से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9, 10, तब वो हो गया तुला राशि। उसके मालिक कौन है? शुक्र देवता, और ये एक वायु तत्व है। देखिए, शुक्र देवता को भी 2 राशि मिली, एक 2 नंबर ऋषभ, और एक 7 नंबर तुला। वो पृथ्वी तत्व है, और ये वायु तत्व है। उसके बाद अगली राशि कौन सी है? 8 नंबर वृश्चिक, अर्थात मंगल इनके स्वामी है, और ये जल तत्व है। देखिए, अगर यहाँ पे 8 से स्टार्ट होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। तो अगर लग्न में 8 है तो वो वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल, तत्व जल। मंगल को भी 2 राशि मिली, एक नंबर मेष और दूसरी वृश्चिक। उसके बाद 9 नंबर है, वो है धनु राशि। धनु राशि साक्षात गुरु के पास है। गुरु कौन है? ज्ञान, नॉलेज, विजडम, लक, प्रॉस्पेरिटी, इन सब के कारक गुरु है, और यह भी अग्नि तत्व है। अगर ये 9 से आरंभ होता है लग्नेश, तो 9, 10, 11, 12। उसके बाद 10 और 11 अर्थात मकर और कुंभ, इन दोनों के स्वामी शनि देवता है। 10 नंबर मकर पृथ्वी तत्व है, और 11 नंबर वायु तत्व है।
अगर ये 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 1, 2, तो इसके स्वामी शनि और राशि मकर। अगर यही 11 से आरंभ होता है तो स्वामी शनि ही रहेंगे, लेकिन राशि कुंभ हो जाएगी। तो शनि देवता को भी 2 राशियां मिली। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन, जो कि ये है, वो है उसके स्वामी गुरु और ये जल तत्व है। देखिए गुरु के पास भी 2 राशियां हैं, 9 नंबर 12 नंबर। 9 नंबर 12 नंबर दोनों के स्वामी गुरु है, एक अग्नि तत्व, दूसरा जल तत्व। तो 12 है, तो ये कौन है? मीन राशि और स्वामी इसकी गुरु है। अब इस चार्ट का महत्व इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली के कारक स्वामी कौन है, और वो ये नंबर डिसाइड करता है। क्योंकि इन लग्नेश अर्थात इस बॉक्स में जो नंबर होता है उसके जो स्वामी है वो आपके जीवन को ढालने में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। जैसे शनि की बात करें तो शनि न्याय के देवता है जी। कई बार आपने सुना होगा, आप तो यही मानते हैं कि शनि मतलब तकलीफ, शनि 7.5 मतलब तकलीफ, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि जीवन में सक्सेस भी देते हैं, शनि से राजयोग भी मिलते हैं, शनि आपको आगे भी ले जाते हैं, शनि आपको कर्म सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, जीवन में सफल भी बनाते हैं। लेकिन हाँ, वो आपको शिक्षा भी देते हैं, सजा भी देते हैं। तो खैर, अभी जो टॉपिक वो यही है कि कौन सी राशि के स्वामी कौन है और कौन सा तत्व है, और इनका प्रयोग हम आने वाले समय में करेंगे। कि भाई अगर कोई राशि है, जैसे 12 नंबर है मीन राशि, गुरु, अगर गुरु जी महाराज कहीं और बैठे हैं, गलत घर में बैठ जाए तो क्या परिणाम होगा, या किसी शत्रु के घर में अगर गुरु बैठ गए तो क्या परिणाम होगा, ये सब हम विस्तार से देखेंगे। अभी पहला स्टेप है कि आप समझिए कि कुंडली कैसे समझा जाए। हम आपको 6 से 7 लेसन्स में सिखा देंगे कुंडली बनाना, समझना। तो आपने ये समझ लिया होगा कि राशि क्या होती है, उनके स्वामी क्या होते हैं और उनके तत्व क्या होते हैं। तो जो भी संख्या लिखी हुई है जहां जहां, इसी अनुसार, इसी क्रम से 1 मेष, 2 ऋषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन और इनके स्वामी। आप जब भी देखोगे कहीं पे कि भाई देखिए आय का स्थान किसको मिला, 10 नंबर। 10 नंबर कौन है? मकर, शनि। तो शनि देवता यहाँ पे आपका धन संभाल रहे, धन का कोटा कौन संभाल रहा है? शनि देवता। लेकिन लग्नेश कौन है, मालिक कौन है आपके इसके राशि के? 12 नंबर गुरु, अर्थात मालिक गुरु हुए और धनेश कौन हो गए? शनि। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे विद्या का स्थान किसको मिला? 4 नंबर। अगर आप 4 नंबर देखोगे चार्ट में देखोगे, कर्क अर्थात चंद्र देवता को 4 नंबर मिला, अर्थात मन, चंद्र अर्थात मन, तो व्यक्ति मन से कार्य करेगा। ऐसे ही मृत्यु का स्थान 7 नंबर किसको मिला? तुला, शुक्र देवता को। भाग्य 8 नंबर किसको मिला? मंगल, मंगल को भाग्य को मिला। लेकिन फिर हम देखें कि मंगल कहाँ है, मंगल की पोजीशन क्या है, उनका एंगल क्या है, हम ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। अभी केवल आप ये समझिए कि राशि क्या होती है। राशि से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद हम अगला जो सेशन लेंगे राशि के बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ग्रह की ऊंच नीच परिस्थिति। क्योंकि आपने राशि तो समझ लिया, लेकिन इसमें जो शत्रु या मित्र के हिसाब से यह भी ऊंच नीच पोजीशन में आएंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको चाहिए तो शत्रुता और मित्रता समझा देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनकी ऊंच नीच पोजीशन क्या होती है और कौन सा ग्रह किस जगह पे ऊंचा है, नीचा है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है और कौन से ग्रह का क्या फल होता है। ये आने वाले 3-4 सेशन हम आपको बता देंगे। जय माता दी। जय माता दी। हमने अब तक देखा कि कुंडली में 12 भाव कौन से होते हैं और उनकी राशियां कौन सी होती है, और प्रत्येक भाव का हमने महत्व देखा कि कौन सा भाव क्या दर्शाता है, किस भाव से हमें क्या देखना है। अब 12 राशियों को भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उन राशियों में कौन से राशि ऊंच के होते हैं, कौन से राशि नीच के होते हैं, राशि से संबंधित कुछ छोटे छोटे नियम। हमने जो 12 भाव देखे थे उसके हिसाब से 12 राशियां थी। वे राशियां ये थी
मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और यम के स्वामी थे। हमने ये पाया था कि मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। शुक्र देवता के पास भी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। बुध देवता के पास भी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। और चंद्र और सूर्य के पास 1-1 राशि है, जबकि गुरु के पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। और शनि देवता के पास भी 2 राशियां, मकर और कुंभ। ठीक है, तो और उनके तत्व भी हमने आपको बता दिए थे। अब बात करते हैं ऊंच नीच की बात करते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब भी कोई ग्रह स्वराशि में हो तो उसे हम कहेंगे ऊंच का। ऊंच का मतलब अच्छा, कहने का तात्पर्य है। नियम ध्यान रखिए। अब यह एक कुंडली है जो कि तुला राशि की। 7 नंबर मतलब कौन सी राशि हो गई, मैंने आपको बताया था। हम कुंडली कभी भी यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे जो नंबर होगा वह उस कुंडली का एक प्रकार से देखा जाए तो मालिक होगा। ठीक है, 7 नंबर अर्थात कौन हो गया, तुला, अर्थात शुक्र देवता इनके मालिक है। उदाहरण के तौर पे अगर शुक्र देवता 7 नंबर में आ जाए, आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। शुक्र देवता 7 नंबर में आ जाए तो वह शुभ होगा। जैसे कि अभी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जैसे अभी 10 नंबर है। 10 नंबर कौन होते हैं, 10 नंबर शनि देवता होते हैं, मकर। अगर 10 नंबर में शनि खुद आ जाए तो ये बहुत ही शुभ की बात है। अर्थात मैंने कहा कि 10 नंबर में शनि जी आ गए, शनि जी महाराज 10 नंबर में विराजमान हो गए कुंडली में, तो ये स्वराशि में आ गए तो ये शुभ हो गया। उसी प्रकार से शनि देवता अगर 11 नंबर में आ गए तो 11 नंबर भी शनि देवता की राशि है, तो ये भी शुभ होगा। 10 नंबर, 11 नंबर क्योंकि शनि देवता की है इसलिए वो खुद इसमें आ गए तो शुभ होगा। उसी तरह से अगर मैं कहूं 4 नंबर चंद्र है, या फिर कहूं 3 नंबर बुध है, अब बुध देवता 3 नंबर में आ जाए जी, तो ये शुभ होगा। क्यों शुभ होगा, क्योंकि शनि या बुध ये अपने ही राशि में है, जिसे कहते स्वराशि। क्योंकि देखिए बुध 3 नंबर बुध की राशि, 6 नंबर बुध की राशि है। 3 और 6 में बुध शुभ होगा इस कुंडली के लिए। अब बात करते हैं ये स्वराशि, अगर ये मित्र की राशि में पहुंच जाए तब क्या होगा। अगर यही शनि देवता 7 नंबर में पहुंच जाए तब क्या होगा, तब भी शुभ होगा। क्यों, क्योंकि 7 नंबर जो है वह तुला राशि है शुक्र की, और वो भी उनके मित्र की राशि है। उसी तरह से वे अगर 2 नंबर पहुंच जाए तब भी ये भले ही मृत्यु का घर है लेकिन ये विशेष हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर और कोई कंडीशन बनती हो तो बात अलग है। ठीक है, अगर इसका मालिक क्योंकि स्वयं शुक्र है इसलिए वे विशेष हानि इस पर नहीं पहुंचाएंगे, ये सहायता ही करेंगे। तो शनि शुक्र की राशि में भी शुभ होगा क्योंकि इनके मित्र की राशि है। उसी प्रकार से बुध के मित्र भी शुक्र होता है, अगर बुध भी यहां पहुंच जाए तब भी शुभ होगा। या बुध लग्नेश में चले जाए यहां पे तब भी शुभ होगा। तो नियम, पहला नियम देखा, कोई भी राशि खुद के घर में जब जाती है तो शुभ होता है। अर्थात मंगल मेष में आ जाए या वृश्चिक में आ जाए, शुक्र वृषभ में या तुला में आ जाए, बुध मिथुन में या कन्या में आ जाए, शनि मकर या कुंभ में आ जाए। दूसरा नियम, कोई भी राशि मित्र की राशि में जाती है तब भी वो शुभ होता है। अभी ये जो 9 राशियां हैं, 9 राशियां हैं मतलब कि राहु केतु को पकड़ के, तो इनमें कौन किसके मित्र है कौन किसके शत्रु है हमने आपको अभी बताया नहीं है, हम आपको जल्दी बताएंगे। लेकिन मित्र की राशि में भी शुभ होता है, खुद की राशि में भी शुभ होता है। अब अशुभ की बात करते हैं। अशुभ कब होता है, जब कोई भी राशि शत्रु की राशि में चली जाए तो उसे अशुभ कहा जाता है। जैसे शनि देव अगर 5 नंबर में पहुंच जाए तो ये अशुभ होगा। क्यों अशुभ होगा, क्योंकि शनि देव 5 नंबर में है। 5 नंबर किसकी राशि है, सिंह राशि, सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि की शत्रुता है, तो यह शनि की अगर महादशा यहां आती है तो वह विपरीत परिणाम देगा क्योंकि वह शत्रु की राशि में है।
आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि चंद्र अगर मंगल की राशि में पहुंच जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि चंद्र मंगल के साथ युति नहीं बनेगी। अब हमने मित्र राशि, शत्रु राशि, स्वराशि बताई। अब एक कुछ ऊंच नीच के नियम बताते हैं जो ज्योतिष के अनुसार बहुत ही आवश्यक है। वो ये है, आप ध्यान से देखिएगा, ऊंच नीच के नियम। चलिए इसको हटा लेते हैं थोड़ा, अब हम ऊंच नीच के नियम देखते हैं। वो क्या कहते हैं। सूर्य 1 नंबर में ऊंच का होता है, 7 नंबर में नीच का होता है। अर्थात ऊंच का अर्थात अच्छे परिणाम देगा और नीच का अर्थात बुरे परिणाम देगा। हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं, ठीक है मित्रों। तो 1 नंबर कहां पे, यहाँ पे 1 नंबर मेष। तो अगर सूर्य देवता यहां होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अगर यही सूर्य देवता यहां आ गए किसी कुंडली में, 7 नंबर में, किसी भी कुंडली में अगर 7 नंबर यहां हो और सूर्य देवता उसमें आ गए तो नुकसान ही करेंगे। क्योंकि 7 नंबर कौन है, 7 नंबर कौन है, खुद देखिए, तुला अर्थात शुक्र, और शुक्र और सूर्य की नहीं पटती। इसलिए 7 नंबर में शुक्र अगर आ गए तो 7 नंबर में अगर सूर्य आ गए तो वो शुक्र के साथ उनकी नहीं पटेगी और वह परिणाम अच्छे नहीं देंगे, ठीक है। और वही 1 पे आ गए तो अच्छे परिणाम देंगे। अब चंद्र की बात करते हैं। चंद्र 2 नंबर में ऊंच का होता है, 8 नंबर में नीच का होता है। जी बिल्कुल। अब मैं अगर चंद्र की बात करूं तो चंद्र यहां पे अच्छे परिणाम देंगे, और जबकि अगर 8 नंबर में चंद्र आ गए तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, ठीक है। और जबकि 8 नंबर में अच्छे परिणाम देंगे। तो ये हम अच्छे परिणाम की बात करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद बुध 6 नंबर में अच्छे परिणाम देंगे। ये 6 नंबर है, वहां पे अच्छे परिणाम देंगे। और जबकि 12 नंबर में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। देखिए अंतर भी सबका 6 का है। 1 में अच्छा तो 7 में बुरा, 2 में अच्छा 8 में बुरा, 6 में अच्छा 12 में बुरा, मतलब 6 का अंतर सब में आप देखते जाएंगे। उसी प्रकार से शुक्र देवता 12 में अच्छे परिणाम देंगे और 6 में बुरे परिणाम देंगे, ठीक है। बुध और शुक्र एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे होंगे। ये कुछ नियम है। मंगल देवता भी अगर आप देखेंगे तो 10 में अच्छे परिणाम देंगे मंगल देवता, और 4 में बुरे परिणाम देंगे, एक दूसरे के अपोजिट। गुरु 4 में अच्छे परिणाम देंगे और 10 में बुरे परिणाम देंगे। शनि देवता तुला में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ध्यान रखिएगा मित्रों। शनि देवता तुला में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, इनके बहुत ही अच्छे मित्र है, जबकि 1 में बुरा परिणाम देंगे। अब बात करते हैं राहु और केतु। जी, छाया ग्रह। राहु 2 और 3 में से किसी में भी होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, और जबकि 8 और 9 में से किसी में होंगे तो वे बुरे परिणाम देंगे। उसी तरह से केतु 8 और 9 में किसी में होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, और 2 और 3 में किसी में होंगे तो बुरे परिणाम देंगे। तो यह है ऊंच और नीच की परिस्थिति। इस रूल को आप लिख के रखिए और ध्यान रखिएगा अगर आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं। जी, कभी भी ग्रहों को अगर इनमें हुए पाए गए तो ये अच्छे परिणाम देंगे, और इनमें पाए गए तो नीच के परिणाम देंगे। जब भी उनकी महादशा, अंतरदशा या सूक्ष्म दशा, किसी भी तरह की 5 दशाओं में से दशा आएगी तो आपको नुकसान होगा। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, उनके उपाय करने होंगे, ठीक है। तो ये है नियम हमारे किसी भी कुंडली को देखते वक्त उनके ऊंच और नीच के। सबसे पहले हमने बताया कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में होगा, खुद की राशि में होगा तो अच्छे परिणाम देगा, मित्र की राशि में होगा तब भी अच्छे परिणाम देगा, शत्रु की राशि में होगा तो बुरे परिणाम देगा। और ये ऊंच और नीच का बताया कि कोई भी ग्रह अगर ऊंचा है तो कैसा परिणाम देगा और नीचा है तो कैसा परिणाम देगा। इस नियम को फॉलो करें और आप देखिएगा
कि जल्दी ही आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे मित्र और शत्रु की राशि कौन सी होती है, फिर डिग्री बताएंगे और उन ग्रहों का फल कैसा होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप कुंडली देखना सीखते हैं। जय माता दी। हमने अब तक देख लिया भाव क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि राशियां क्या होती है, और हमने ग्रह के कुछ नियम देखे राशियों के, उसमें से उच्च राशि कौन सी होती है, नीच राशि कौन सी होती है। अब हम जानते हैं मित्र राशि और शत्रु राशि के बारे में, कौन किसके मित्र है और कौन किसके शत्रु है। उसके लिए मित्रता और शत्रुता का एक सिद्धांत हम आपके सामने रखते हैं, वो ये। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसे हटा देते हैं। आपने समझ लिया होगा कौन सी राशि कौन सी, आप नियम को बस याद करते रहिए, ये बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। ये है देवता ग्रह, ये है दानव ग्रह, ये आपस में मित्र है, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, और ये भी आपस में मित्र है, शुक्र शनि राहु केतु। जो बुध देव है वे सूर्य देवता से मित्रता रखते हैं, वे गुरु से मित्रता रखते हैं, वे इन चारों से मित्रता रखते हैं, शुक्र शनि राहु केतु। लेकिन बुध की चंद्र और मंगल से मित्रता बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग मित्र, ये लोग मित्र, और इनकी केवल इन दोनों को छोड़ के सबसे सम संबंध है बुध के। अब ये जो रेड हमने दिखाया हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि देवता और दानव में कभी मित्रता नहीं होती, इनमें आपस में वैमनस्य रहता है, अर्थात ये एक दूसरे के शत्रु है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैत्री चक्र और शत्रुता चक्र के अनुसार जब भी मित्र मित्र के साथ होगा तो खुश होगा, लेकिन मित्र अगर शत्रु के साथ होगा तो उसे थोड़ी तकलीफ होगी। उसी प्रकार से मित्र मित्र की राशि में होगा तो खुश होगा, लेकिन अगर मित्र शत्रु की राशि में होगा तो उसे तकलीफ होगी। आइए हम आपको डिटेल में समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और समझने के लिए हमें इसकी भी, जो इस चार्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी जी। हम फिर से लेंगे वही तुला लग्न की कुंडली जो हमने इसके पहले देखी थी, ठीक है। अब आप देखेंगे उदाहरण लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देवता की। सूर्य देवता कहाँ पे इस समय? 1 नंबर। 1 नंबर किसकी राशि है? मंगल की। सूर्य की मंगल से मैत्री है, बिल्कुल है, तो सूर्य यहाँ पे खुश होंगे। हम बाकी के ग्रहों को हटा देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सूर्य को ले लेते, केवल सूर्य से देखेंगे, फिर एक एक करके हम कुछ और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु, ठीक है। अब सूर्य देवता 1 नंबर में मित्र की राशि में है, तो वो मित्र की राशि में पहुंचेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि मित्र की राशि में। उसके बाद सूर्य देवता अगर 2 नंबर शुक्र की राशि में पहुंचते हैं, अब मुझे बताइए वो अच्छा होगा बुरा होगा? आप खुद सोचिए। सूर्य यहाँ है, शुक्र यहाँ है, एक दूसरे की एंटी पार्टी है, अर्थात सूर्य शुक्र के घर में वृषभ राशि में खुश नहीं होंगे। उसी प्रकार से सूर्य देवता अगर मैं कहूं मिथुन में 3 नंबर बुध की राशि में पहुंच जाए तो क्या होगा? वो उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बुध से उनकी मैत्री है, वे यहां भी अच्छे परिणाम देंगे। अब सूर्य देवता वहीं 4 नंबर चंद्र की राशि में पहुंच जाए तब क्या होगा? तब भी सूर्य देवता अच्छे परिणाम देंगे कि सूर्य के संबंध चंद्र के साथ अच्छे हैं। अब वहीं सूर्य देवता 5 नंबर खुद की राशि में पहुंच जाए तो, अर्थात ये इसे कहते हैं स्वराशि, खुद की राशि में कभी भी कोई ग्रह पहुंचेगा तो बहुत ही अच्छे परिणाम देगा क्योंकि वो खुद के घर में आया हुआ है। खुद के घर की देखभाल हर कोई करना चाहता है। उसके बाद सूर्य देवता 6 नंबर कन्या राशि बुध में पहुंचेंगे तब भी अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन अगर वही सूर्य देवता तुला राशि के लग्नेश में 7 नंबर में पहुंच जाए तब क्या होगा? तब वो उस व्यक्ति की जीवन में हलचल ला देंगे। क्यों? एक तो लग्नेश, ऊपर से वो शत्रु का घर, वो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे।
इसी प्रकार से आपको देखना है कि अगर सूर्य देवता शनि की राशि 10 में पहुंच जाए तब क्या होगा, तब भी वे अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बुद्ध देवता के साथ। अगर बुद्ध देवता शनि के जगह पे पहुंचते हैं, किसके स्थान में क्या क्या होता है। अब बुद्ध देवता अगर 1 नंबर में पहुंच जाए, मेष राशि, मंगल की राशि, तब क्या होगा। देखिए बुद्ध यहाँ पे, बुद्ध की मंगल से कैसी है दोस्ती, दुश्मनी है। रेड कलर दिख रहा है कि इनसे दुश्मनी है। तो बुद्ध देवता 1 नंबर में कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। उनकी दुश्मनी किनसे, चंद्र से और मंगल से। चंद्र की राशि कौन सी है, कर्क, 4 नंबर, और मंगल की 1 और 8। तो बुद्ध देवता 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर में कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। भले किसी भी लग्न की कुंडली हो, जहां भी 1 नंबर आ गया उसमें बुद्ध पाया गया तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। न 4 में अच्छे परिणाम देंगे और ना ही 8 में अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, बाकी बुद्ध देवता हर जगह अच्छे परिणाम देंगे। अगर बुद्ध देवता 7 में आ जाए तो अति उत्तम है, बुद्धि का कारक है, व्यक्ति को विद्वान बनाएंगे, उसको शक्ति देंगे और उसको जीवन में धन धान्य की वृद्धि कर देंगे। वहीं अगर बुद्ध देवता 5 नंबर में पहुंच जाए, जो कि सिंह की राशि है, वहां भी उस व्यक्ति को उग्र बनाएंगे, शक्ति देंगे, विद्वान बनाएंगे, उसको धन धान्य से वृद्धि कर देंगे, धनेश का घर है। ऐसे ही बुद्ध देवता अगर शनि की राशि में पहुंच जाए 11 नंबर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शनि से उनकी मैत्री है, वहां भी उसको लाभ देंगे। एक छोटा सा उदाहरण हम और ले लेते हैं। हम इस बार उदाहरण लेंगे किसका, साक्षात शनि देवता का। ठीक है, अब शनि देवता अगर 11 नंबर खुद की राशि में हो, बहुत बढ़िया होगा। 10 नंबर में हो तो भी बहुत बढ़िया होगा। 7 नंबर में हो तब भी बहुत बढ़िया होगा। क्यों, क्योंकि 10 और 11 वो शनि की खुद की राशि है, और 7 नंबर शुक्र वो उनके मित्र की राशि है। शनि शुक्र की मैत्री है, तो तीनों में बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। शनि देवता अगर वही 4 नंबर में आ गए तो क्या होगा जी, यहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 4 नंबर कर्क लग्न चंद्र देवता की राशि है, वे 4 नंबर में प्रसन्न नहीं रहेंगे। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल है देखने का कि मित्र की राशि में कोई भी ग्रह स्वग्रही में अच्छे परिणाम देता है, और कोई भी ग्रह अगर शत्रु की राशि में हो तो उसके परिणाम थोड़े विपरीत कर देता है। खैर, इनमें हमें और भी फैक्टर्स देखने होते हैं, जैसे उनकी डिग्री कहाँ क्या है, क्या उस पर किसी और शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, और कुंडली का कौन सा स्थान है, अच्छा स्थान है, बुरा स्थान है। ठीक है, तो इन सब भावों को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए हम कुंडली का विवेचन करते हैं कि कोई भी ग्रह किस राशि में कैसा परिणाम देगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा अभी कि शत्रुता और मैत्री किनके बीच में कैसी है। इसका प्रयोग कुंडली देखते वक्त आपको हमेशा करना होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे डिग्री और ग्रहों का फल। आपने शत्रुता मित्रता देख ली, आपने समझ लिया होगा कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, आपने जान लिया कि कौन ये 12 राशियां किसकी है, कौन सी राशि कैसी होती है। फिर से हम वही तुला लग्न की कुंडली देखेंगे। तुला लग्न की कुंडली अर्थात जहां पे 7 नंबर बीचों बीच लिखा हो। कुंडली में ये संख्या कुछ भी हो सकती है, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। किसी भी कुंडली को देखते हुए डिग्री का क्या महत्व है। ठीक है, आपको हमने पहले ही बताया था कि ये जो कुंडली बनती है, जो सबसे पहला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अर्थात टोटल कितने हो गए 12, अर्थात 12 भाग। एक सेंटर को लेकर के अगर हम सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसका टोटल 360 डिग्री होता है। 360 को अगर 12 से भाग दिया तो क्या होगा 30 डिग्री। तो प्रत्येक खाना जो इसमें दिख रहा है ये 30 डिग्री का होता है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो हर ग्रह की अपनी एक स्थिति होती है। वो
वो सेंटर से, मतलब जहां पे बालक पैदा होता है, अर्थ के उस पॉइंट पे, उस कोऑर्डिनेट से चंद्र कितने डिग्री पे है, सूर्य कितने डिग्री पे है, और उस बॉक्स में कितने डिग्री में आएगा वो देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर शनि देवता देखिए, अब फिर से समझने की कोशिश कीजिए, 0 से 30 ये हुआ, 30 से 60 ये हुआ, 60 से 90 ये हुआ, 90 से 120 डिग्री में ये आते हैं शनिदेव। अगर मैं चौथे भाव की बात करता हूँ, प्रथम भाव 0 से 30 डिग्री, द्वितीय भाव 30 से 60, तृतीय भाव 60 से 90, चौथा भाव 90 से 120, पांचवा भाव 120 से 150, छठा भाव 150 से 180, सातवां भाव 180 से 210, आठवां भाव 210 से 240, नौवां भाव 240 से 270, 10वां भाव 270 से 300, 11वां भाव 300 से 330 और 12वां भाव 330 से 360। ठीक है, अब मैं कहता हूं शनिदेव किसी कुंडली में, जो सर्कल वाली कुंडली होती है उसके हिसाब से देखेंगे कि वह सेंटर से 93 डिग्री पे है, मतलब 30, 60, 90 के बाद 3 डिग्री, 93 माइनस 90, ये 90 यहां एंड हुआ, मतलब 3 डिग्री पे। तो शनिदेव की अवस्था कौन सी हुई? 0 से 5 डिग्री बाल अवस्था, 5 से 30 डिग्री कुमार अवस्था, 10 से 20 डिग्री युवा अवस्था, 20 से 25 डिग्री वृद्ध अवस्था और 25 से 30 डिग्री वयोवृद्ध, अर्थात बहुत ज्यादा बूढ़ा। कहने का मतलब समझिए आप, जब भी कोई ग्रह युवा अवस्था में होता है तो वो परिणाम शुभ हो या अशुभ हो वो 100% देगा। लेकिन जब भी कोई ग्रह बाल या वृद्ध अवस्था में होगा, वयोवृद्ध में, तो उनके परिणाम घट जाएंगे। आप समझ गए होंगे, क्योंकि 0 से 5 डिग्री अगर किसी का बल होता है तो वह बाल अवस्था केवल 0 से 20% ही परिणाम देगा, भले अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम हो। उदाहरण के तौर पे शनिदेव अगर मकर राशि 10 नंबर में है तो ये उनकी खुद की राशि है, स्व राशि है, तो परिणाम शुभ होने चाहिए। ये भाव किसका है? माता, मकान, गाड़ी। एक प्रकार से कहेंगे कुंडली को देखते हुए कि भाई शनि देव 10वें नंबर में आ चुके हैं, इस व्यक्ति के पास माता से बहुत सहयोग मिलेगा, इस व्यक्ति को मकान, गाड़ी, बंगला सब होगा, इसके पास धन वैभव होंगे, ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा क्योंकि शनि यहाँ पे। लेकिन जब कोई सी डिग्री को देखा जाए, आपने पाया कि वो 93 अर्थात यहाँ केवल 3 डिग्री पे बैठा है, तो आप देखोगे कि 3 डिग्री में केवल बाल अवस्था है, मतलब उनका परिणाम घट के कितना हो गया? मात्र 0 से 20%। मतलब उनको जो मिलना था उसका परिणाम घट के 0 से 20% रह गया, 10 से 15% ही उनको परिणाम मिलेगा, आउटपुट कम हो गया। अब व्यक्ति सोचेगा मेरी कुंडली में तो शश योग बनता है, बहुत अच्छे योग बनते हैं, लेकिन मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला? केंद्र में भी शनि बैठा है, उसका कारण है क्योंकि शनि की डिग्री कम थी। वहीं अगर शनि की डिग्री बढ़ जाए 5 से 10 अर्थात 93 से बढ़ के 100 डिग्री हो जाए, 100 माइनस 90 10 डिग्री पे अगर है तो उसको लगभग 50% परिणाम मिलेगा। और वही और बढ़ के वो 10 से 20 डिग्री हो जाए, अर्थात जो 90 था 90 का 105 डिग्री अगर हो जाए तो वो युवा कहलाएगा, वह ग्रह उस राशि में या उस भाव में, और उसके 100% परिणाम होंगे। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि शनिदेव 7 नंबर में ऊंच के होते हैं तो 1 नंबर के नीच के होते हैं। तुला राशि में शनिदेव अगर यहां बैठ जाए तब क्या होगा? यहां पे अगर उसकी डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में आती है, अर्थात 180 ये 195 डिग्री है, 15 डिग्री के आसपास आती है, तो युवा अवस्था में 100% परिणाम देगा। और शनिदेव 1 नंबर में नीच के होते हैं, हमने तो इसके पहले भी बताया था, तो इसके पिछले वीडियो में। तो शनिदेव यहाँ पे विपरीत परिणाम देंगे क्योंकि 1 नंबर में वे खुश नहीं है। 1 नंबर किसकी राशि है? मंगल की राशि है। मंगल की राशि में शनिदेव यहाँ पे खुश नहीं है, यहाँ पे नीच के हो गए, तो उनका परिणाम विपरीत हो जाएगा। तो कुंडली देखते वक्त इन सब बातों का ध्यान देना होता है। अगर शनिदेव का यहाँ पे डिग्री युवा अवस्था में आता है तो हमें इनके डिग्री को या तो कम करना होगा या तो बढ़ाना होगा, इनको शांत करना होगा ताकि यहाँ के परिणाम आपको अच्छे मिल सके, क्योंकि यहाँ पे क्षति पहुंचा रहे। और वहीं अगर शनिदेव
यहाँ पे हो और यहाँ पे उनकी डिग्री अगर कम है तो हम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कुंडली में इस तरह से उपाय दिए जाते हैं, क्योंकि शनि देव सही जगह बैठे हैं लेकिन डिग्री कम होने के कारण से उनको माता मकान गाड़ी का सुख नहीं मिल रहा है। उनके सुख को बढ़ाने के लिए हम शनि देव की डिग्री बढ़ाने के लिए उपाय देंगे, जैसे नीलम रत्न धारण करो, शनि के दान है, शनि के मंत्र है, ठीक है। और उसी प्रकार से शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे वो उसके पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करेंगे, जीवन साथी या पत्नी से झगड़े होंगे, व्यापार में उसे नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचाने के लिए या पत्नी के साथ संबंध को मधुर बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे उपाय देंगे कि शनि की जो शक्ति है वो कम हो। हम यहाँ पे नीलम रत्न आपको धारण करने को नहीं दे सकते, हम यहाँ पे आपको मंत्रों का उपाय बताएंगे या शनि के दान बताएंगे, ठीक है, या उसके हवन बताएंगे, शनि का उपवास बताएंगे कि वो शांत हो ताकि आपको अच्छे परिणाम मिले। तो किसी भी ग्रह को की विवेचना करने के पहले हमें उनकी डिग्री देखना आवश्यक होती है। हमने एक छोटा सा उदाहरण आपको शनि से दिया, उसी प्रकार से अगर आप और भी एक उदाहरण लेना चाहे तो इसी राशि में आप अगर बुद्ध देव को ले ले, ठीक है। बुद्ध देवता अगर मैं कहूं भाग्य में बैठे हुए, ऐसे भी मैंने कुंडली देखी है जहां पे बुद्ध देवता 3 नंबर में बैठे हुए हैं जी, तो व्यक्ति तो बहुत उसका भाग्य बलशाली होना चाहिए जी। बुद्ध देवता 3 नंबर में है, कोई भी सोचेगा अरे इसके पास तो धन धान्य की वृद्धि होगी, क्योंकि वो खुद की राशि में बैठे हैं और भाग्य स्थान में बैठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण है क्योंकि जब हमने उसको एंगल में देखा तो बुद्ध देवता की डिग्री जो हमें मिली थी वो मिली थी मात्र 1 डिग्री, अर्थात एकदम बच्चा, उसका ताकत ही नहीं थी, उसका परिणाम 0 था, लगभग अस्त था, अस्त की बराबर था बुद्ध देवता। तब मुझे बताओ, सही जगह बैठने के बावजूद भी परिणाम विपरीत हो गया। ऐसे में क्या किया जाए? उसे बुद्ध के रत्न दिए गए, उस व्यक्ति को और मंत्र के उपाय बताए गए, और जैसे जैसे उसने बुद्ध का उपाय करना चालू किया उसके भाग्य ने उसका साथ देना चालू कर दिया। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते। वहीं अगर बुद्ध देवता किसी की कुंडली में अगर नीच के स्थान में बैठ जाए, बुद्ध देवता का नीच का स्थान कौन सा होता है? 12वां स्थान। अब तुला राशि में 12वां स्थान तो वैसे भी शत्रु रोग ऋण मुकदमे का स्थान है, और यहाँ पे अगर बुद्ध देवता बैठ जाए और उनमें ताकत कम है 1 डिग्री का, तो हम कभी उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि नुकसान कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनकी ताकत युवा अवस्था में, तो हम उन्हें उनकी ताकत कम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी ताकत बढ़े। तो आपने अब डिग्री समझ ली होगी, किसी भी कुंडली में डिग्री की विवेचना करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे ग्रहों के फल कैसे देखे जाते हैं और उनकी दृष्टि कैसी होती है। हमने अब तक जाना कि भाव क्या होते हैं, हर भाव के क्या तात्पर्य होते हैं, राशियां क्या होती है, कौन सी राशि के स्वामी कौन है और उनका क्या प्रयोग, कैसे प्रयोग किया जाता है। ग्रहों में उच्च और नीच स्थिति देखी, डिग्री देखी, और मित्र और शत्रु राशि देखी, और उनके फल और परिणाम देखे। ये कोई राशि अगर स्वग्रही हो, खुद के ग्रह राशि में हो, कोई ग्रह अगर खुद के राशि में हो तो क्या परिणाम देगा, अगर मित्र की राशि में हो तो कैसा परिणाम देगा, और अगर शत्रु के राशि में हो तो कैसा परिणाम देगा। साथ ही उनकी ऊंच नीच स्थिति देखी। हमने डिग्री देखी कि डिग्री का क्या परिणाम होता है कुंडली देखते वक्त। अब आइए हम जानते हैं दृष्टि, अर्थात कोई भी राशि किस तरह से दृष्टि डालती है। हमने ये जाना कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी राशि स्वग्रही हो, जैसे शनि है, शनि अगर 10 और 11 में है तो अच्छा परिणाम देगा, लेकिन अगर वही 1 में है तो शनि का परिणाम विपरीत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि राशि, कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है उसके साथ साथ वह एक दृष्टि भी डालता है। तो आइए जानते हैं दृष्टि संबंध क्या है, ठीक है। यह है दृष्टि का एक चार्ट जो हमने आपके समक्ष लाया हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हर ग्रह, जितने ग्रह होते, शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, 7वीं दृष्टि डालते हैं।
सातवीं दृष्टि का तात्पर्य क्या हुआ? अब हम आपको समझाएंगे दृष्टि क्या होती है। ये टोटल कितने ग्रह है, कितने खाने हैं, कितने भाव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव। जब हम कहते हैं सातवीं दृष्टि, उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहता हूं शनि देव 7 नंबर में, अर्थात तुला राशि के 7 नंबर में यहां बैठे हुए हैं, तो इनकी सातवीं दृष्टि कैसे काउंट होगी? 1, पहले खुद को काउंट करना जहां पे वो खुद है, 2 3 4 5 6 7, मतलब शनि देव सातवीं दृष्टि यहां डालते हैं। कोई भी ग्रह ले लो, अब देखेंगे सबके सभी के सभी ग्रह सातवीं दृष्टि अवश्य डालते हैं। दृष्टि का अर्थात है देखना। जैसे अगर मैंने अपनी खिड़की खोली, अपना दरवाजा खोला, दरवाजा खोलूंगा तो सातवीं दृष्टि डाल रहा हूं, उसके बाद खिड़की खोलूंगा दूसरी तरफ देख रहा हूं। हर घर में खिड़की और दरवाजे होते हैं। ऐसे ही जो भी ग्रह जिस खाने में बैठता है वह अपने लिए खिड़की और दरवाजे खोल के रखता है और नजर रखता है। आप अपने पड़ोसी के घर में ताक झाक करते हो, आप अपने सामने वाले व्यक्ति के घर में ताक झाक करते हो, उसी प्रकार से ग्रहों का भी ऐसे ही होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, ठीक है? तो एक तो समझ में आ गया कि हर व्यक्ति, हर ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि डालता ही डालता है, चाहे जो भी हो। तो शनि सातवीं दृष्टि कैसे डालेगा आप बताइए? शनि की सातवीं दृष्टि ये होगी, अर्थात शॉर्ट और स्वीट कहे तो शनि की सातवीं दृष्टि ऐसी होगी। अर्थात शनि यहां पे है, शनि ने यहां से दृष्टि, सातवीं दृष्टि किसमें डाली? 1 2 3 4 5 6, ये सातवीं दृष्टि हो गई, ठीक है? अब शनि की तीसरी दृष्टि कहां हुई? देखिए, शनि की 3 दृष्टियां होती है, 7 3 10। 7 तो सबकी है, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके क्या? तीसरी दृष्टि 1 2 3, ये शनि की तीसरी दृष्टि हो गई, 1 2 3। अब इसका तीसरी कौन सी दृष्टि? 10वीं दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि कौन सी हो गई? ये। तो शनि अगर इस जगह पे है या कहीं भी होता है तो उनकी 3 दृष्टियां वो डालता है। अब इसके परिणाम कैसे बनेंगे ये भी आप हमें समझना होगा। अगर शनि यहां बैठा है तुला लगन में, यहां से अगर वो तीसरी दृष्टि डालता है तो तीसरी दृष्टि कहां डाल रहा है? भाई बहन पराक्रम के स्थान पे। कि कौन सी राशि में डाल रहा है? 9वीं राशि। 9वीं राशि किसकी है? गुरु की है, ठीक है? 9वीं राशि किसकी है? गुरु की है। गुरु क्या उसका मित्र है? नहीं है। आपने मैत्री संबंध भी देखा होगा, वो भी हम वापस से आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत कुछ देखना होता है। कुंडली देखने का मतलब ये एक आर्ट है, एक प्रकार से देखा जाए तो चेस का खेल, ठीक है? ये आपकी मैत्री चक्र देखिए, शनि इस तरफ है और गुरु इस तरफ है, तो ये लोग मित्र नहीं हुए ना, तो ये शत्रु की राशि में दृष्टि डाल रहा है। उसके बाद शनि अगली दृष्टि कहां डाल रहा है? 1 नंबर। 1 नंबर किसकी राशि है? मेष राशि, मंगल की। मतलब शनि मंगल की राशि में दृष्टि डाल रहा है, लेकिन वो स्थान कौन सा है? पत्नी का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, पार्टनरशिप, व्यापार का स्थान है, ठीक है? उसके बाद शनि और कहां दृष्टि डाल रहा है? 4 नंबर। 4 नंबर कौन है? कर्क, अर्थात कर्क लग्न अर्थात चंद्र राशि। चंद्र शनि के मित्र है? बिल्कुल नहीं। तो शनि अगर तुला लग्न के इसमें बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि तो इन तीनों पे पड़ रही है। लेकिन हमें एक चीज और समझना होगा, क्योंकि शनि बैठा है स्व राशि में, मित्र की राशि में, लग्नेश है, तो शनि इस कुंडली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रख रहा है। भले वो शत्रु की राशि में दृष्टि डाल रहा है, लेकिन वो सहयोग ही देगा। अगर यही शनि अगर यहां ना होकर के यहां आ जाए, उदाहरण के तौर पर, तो इसकी दृष्टि कैसी हो जाएगी? ये इसकी 7वीं दृष्टि, ये इसकी 1 2 तीसरी दृष्टि, और ये इसकी 10वीं दृष्टि कौन सी होगी? 7 8 9, ये इसकी 10वीं दृष्टि, ठीक है? तो शनि अगर ये 3 दृष्टियां डालता है, अब बताइए, अब इसका परिणाम क्या होगा?
अब इसका परिणाम विपरीत हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो शनि 1 नंबर अर्थात मंगल में बैठा हुआ है, जो कि नीच की राशि है, हमने आपको दिखाया भी था चार्ट में। उसके बाद वो भाग्य पे दृष्टि डालता है 3 नंबर बुध के स्थान पे, फिर वो 7 नंबर लग्नेश के स्थान पे दृष्टि डाल रहा है और 10 नंबर खुद के घर में दृष्टि डाल रहा है। अब यहां पे विपरीत गलत जगह बैठा है और मित्रों के घर को देख रहा है, लेकिन क्योंकि गलत जगह बैठा तो यहाँ पे खुश नहीं है वो, आप समझ गए। यहां पे अच्छी जगह बैठा था इसलिए खुश था, इसलिए वो शत्रु के घर में भी देखते हुए सहायता करेगा। लेकिन यहाँ पे गलत जगह बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है और दृष्टि डाल रहा है, तो वो उसकी सहायता उस हद तक नहीं होगी। डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी दशा, उस पर डिपेंड करेगा वो। इस घर तो उसको तो नुकसान करेगा ही करेगा वो शनिदेव। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं शनिदेव यहां बैठे हुए 2 नंबर पे, ठीक है, तब क्या होगा। शनिदेव 2 नंबर पे बैठे हुए, तो 2 नंबर से तीसरी दृष्टि कौन सी हुई, 1 2 3, ये इसकी तीसरी दृष्टि हुई। इसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि कौन सी हुई, ये इसकी 7वीं दृष्टि हुई। उसके बाद शनिदेव की 8 9 10 10वीं दृष्टि कौन सी हुई, ये इनकी 10वीं दृष्टि हुई। आप शनिदेव कहां कहां देख रहे, 4 नंबर किसका स्थान है, देखिए पिता, कर्म और व्यापार, ठीक है, पिता, कर्म और व्यापार। उसके बाद 8 नंबर किसका है, वाणी, धन, कुटुंब, और ये किसका स्थान है, विद्या और संतान। अब हमने शनि का देख लिया, इसी प्रकार से मंगल की बात करें। मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, 7 4 8, ठीक है। अगर शनि की जगह पे हमें मंगल आ जाए उदाहरण के तौर पे, तो मंगल की दृष्टि कैसी होगी, शनि की क्या थी 7 3 10, मंगल की 7 4 8, अर्थात ये 3 ना होकर के चौथी दृष्टि हो जाएगी। चौथी दृष्टि कौन सी है, शनि की। 7वीं दृष्टि सबकी रहती है, चौथी दृष्टि किसकी हो जाएगी, शनिदेव की, ये वाली 1 2 3 4। उसके बाद शनिदेव की 8वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि कौन सी हो गई, ये वाली, ये आपकी तीसरी दृष्टि हो गई और ये आपकी 8वीं दृष्टि हो गई जी। तो मंगल की कितनी दृष्टि हो गई, 7 4 और 8, अर्थात मंगल की दृष्टि क्या है, 5वें स्थान घर को देख रहा है। 5वां घर किसका है, आपकी लक्ष्मी या आय का घर है, माता धन का घर है। फिर इसके 8वां घर देख रहा है वाणी, धन, कुटुंब, और 9वां घर देख रहा है भाई बहन पराक्रम। लेकिन किस में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में। क्या यहाँ पे मंगल खुश है, ये भी हमें समझना होगा, ठीक है। और प्लस ये मृत्यु का स्थान है। तो कभी भी कुंडली देखते हुए हमें इन सब बातों का ध्यान देना होता है। जैसे मैं कहता हूं किसी व्यक्ति की के आय कैसी होगी, तो हम देखेंगे आय का घर किसका है, 5 नंबर। 5 नंबर था सूर्य का, उसमें कोई राशि बैठी है, कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, और उनमें किसकी दृष्टि पड़ रही है और कहां से पड़ रही है, और जो दृष्टि पड़ रही है उसका एंगल कितना है, कितने डिग्री पे दृष्टि पड़ रही है। सपोज अगर यही मंगल भले वो यहां बैठा है, लेकिन अगर वो समझो परिणाम बुरे देना होगा, लेकिन वो बूढ़ा है या बाल अवस्था में है, तब उसके परिणाम ज्यादा बुरे नहीं होंगे। लेकिन अगर वही युवा है और परिणाम बुरे दे रहा है, अगर वो अपनी महादशा या अंतरदशा में या अपनी दृष्टि से काम बिगाड़ रहा है, तो वो कितना काम बिगाड़ेगा। युवा होगा तो 100% बिगाड़ेगा, और अगर बाल अवस्था में या वयोवृद्ध अवस्था में होगा तो कम बिगाड़ेगा। इन बातों का भी हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये मंगल की बात हो गई। अब गुरु राहु केतु की बात करते हैं। गुरु राहु केतु ये तीनों की खासियत है कि इनकी भी 3 दृष्टियां हैं जी। कौन कौन सी दृष्टि है गुरु राहु केतु की, 7 5 9। अगर गुरु यहां बैठा है तो 7वीं दृष्टि तो डालेगा ही डालेगा, प्लस 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, अर्थात ये, और 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये। तो गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं। अगर उस जगह पे केतु भी बैठा है यहाँ पे,
तो केतु की भी यही दृष्टियां होगी, राहु या केतु कोई भी बैठा हो यहां पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 5 ये 7 ये 9वीं दृष्टि। जहां पे ग्रह हो उसी से काउंट किया जाता है नंबर, और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये राहु केतु की भी ऐसी दृष्टि होगी। और उसी जगह पे अगर सूर्य और चंद्र हो या बुध हो, शुक्र हो, तो इनकी केवल एक ही दृष्टि होती है, और वो होती है 7वीं दृष्टि। अगर सूर्य यहां बैठा है तो 7वीं दृष्टि ठीक अपोजिट हो गई। एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं कहता हूं सूर्य यहां बैठा है तो इनकी 7वीं दृष्टि ये हो गई सामने। ठीक है, अगर मैं कहता हूं सूर्य यहां बैठा है तो इनकी 7वीं दृष्टि ये हो गई सामने। ठीक है, अगर मैं कहता हूं सूर्य यहां बैठा है तो इनकी 7वीं दृष्टि ये हो गई सामने वाला घर। एग्जैक्ट सामना 7वां घर जो होगा वही देखिएगा। ये सिद्धांत है कुंडली देखने के, कि कोई भी ग्रह अपने सामने वाले घर 7वें घर को देखता है। शनि 7वें के साथ 3वां 10वां भी देखता है, मंगल 7वें के साथ 4था 8वां देखता है, और गुरु राहु केतु 7वें के साथ 5वां और 9वां घर भी देखते हैं। इस नियम को आप याद कर ले, गांठ बांध ले, तभी आप कुंडली देखना आपके लिए सरल होगा, आसान होगा। ठीक है, तो हमने दृष्टि संबंध आज जान लिया। इसके बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे दशाओं के बारे में, महादशा क्या होती है, कैसे काम करती है। उसके साथ साथ सूर्य अस्त कैसे करता है। बहुत सारे ग्रह सूर्य के करीब अस्त हो जाते हैं, उसका परिणाम भी विपरीत होता है। ठीक है, अगले स्टेप में जानते हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य के कारण हम जीवित हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, रोशनी देता है। यहां तक कि जो हम भोजन करते हैं वो भी सूर्य की ही देन है, क्योंकि सूर्य के फोटोसिंथेसिस के कारण ही हम भोजन कर पाते हैं, हमें भोजन मिलता है, उपलब्ध है, वनस्पतियां। ऐसे ही हमारी कुंडली में सूर्य का सबसे बड़ा महत्व है। अगर किसी का सबसे ज्यादा महत्व कुंडली में है तो वह है सूर्य। सूर्य हमारे पिता के रूपक है कुंडली में, और चंद्र हमारी माता, या यूं कहें मन। लेकिन सूर्य की सबसे बड़ी परेशानी है कि सूर्य के पास ऊर्जा बहुत है, शक्ति बहुत है। शक्ति इतनी कि उसके करीब अगर कोई भी ग्रह पहुंचे तो उन्हें जला देता है, या यूं कहें अस्त कर देता है। जी, हम सूर्य के अस्त की प्रक्रिया को समझने के लिए फिर से हमने तुला लग्न की कुंडली ली है। तुला लग्न अर्थात 7 नंबर। 7 नंबर लिखा है मतलब कौन सा लग्न हुआ, देखिए तुला लग्न, शुक्र उसके स्वामी। और यहां पे अगर 1 नंबर होता तो मंगल होता, मेष राशि होती। ऐसे अगर 5 नंबर होता तो सिंह राशि होती, 10 नंबर होता तो मकर राशि होती। संख्या कुछ भी हो सकती है आपकी कुंडली के हिसाब से। हमने उदाहरण के लिए तुला लग्न की कुंडली ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूर्य की। अगर इस तुला लग्न की कुंडली में अगर सूर्य समझो 1 नंबर में है, तो आपने उच्च और नीच राशि की वीडियो देखी होगी, या उसमें आपने पाया होगा कि सूर्य अगर 1 नंबर में है तो उच्च का हो जाता है, बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। आपने इसे भली बात ही देखा होगा कि सूर्य अगर 1 नंबर पे है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। लेकिन आज हम बताएंगे कि सूर्य चाहे जहां भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूर्य ने किसी ग्रह को अस्त तो नहीं कर दिया। अब वो इसका एक रूल समझिए आप। यह वह रूल है, सूर्य अगर शनि से 15 डिग्री के अंदर होते हैं तो वो शनि को अस्त कर देगा। मंगल अगर सूर्य से 17 डिग्री के अंदर होता है तो मंगल अस्त हो जाएगा। बुध अगर सूर्य से 13 डिग्री के अंदर है तो बुध अस्त हो जाएगा। चंद्र अगर सूर्य से 12 डिग्री के अंदर है तो चंद्र अस्त हो जाएगा। गुरु अगर सूर्य से 11 डिग्री के अंदर तो गुरु अस्त हो जाएगा। और शुक्र अगर सूर्य से 9 डिग्री के अंदर है तो शुक्र अस्त हो जाएगा।
अस्त होने का मतलब है कि सूर्य उसकी पूरी क्षमता, उसकी पूरी शक्ति को जला देगा, नष्ट कर देगा, और उसका हमारी कुंडली में कोई योग नहीं बनेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, न हानि न नुकसान। लेकिन अगर जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके कारक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। जैसे बुध, अगर बुध नष्ट हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो गई व्यक्ति की। चंद्र नष्ट हो गया मतलब मन बहुत ही कमजोर हो जाएगा, छोटी छोटी घटनाओं को झेल नहीं पाएगा, कैसे जीवन जिएगा व्यक्ति। गुरु अगर नष्ट हो जाए सूर्य के तेज से तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। हम और उदाहरण लेके आपको समझाते हैं कि सूर्य कैसे अस्त करता है और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हालांकि इसके भी उपाय है, लेकिन इसके हमें निरंतर उपाय करने पड़ते हैं। चलिए, अभी सूर्य 1 नंबर में बैठा है, ठीक है। अब यहां पे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि सूर्य की डिग्री 15 है, ठीक है। आपको पता है डिग्री 0 से 30 डिग्री के बीच में ही होता है। आपने ये भी देखा था कि अगर 0 से 5 डिग्री हो तो बाल अवस्था, 5 से 10 डिग्री तो उसका परिणाम 50% तक होगा, और 10 से 20% हो तो 100% परिणाम देता है कोई भी ग्रह। 20 से 25% पे रुद्र और 25 से 30% पे वयो। ये आपने पहले भी देख लिया है, ठीक है। अभी इसको हम बाजू करते हैं, इसे भी बाजू कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं इस कुंडली में योग की। शुक्र शनि अगर एक साथ आ जाए तो बहुत ही सुंदर योग बनता है। लेकिन अगर समझो उदाहरण के तौर पे आपका सूर्य है मकर राशि 10 नंबर पे, जो कि माता का स्थान है, पिता का स्थान, माता की पिता का स्थान है, आपके सुख का स्थान है, गाड़ी बंगला का स्थान है। ये आपको प्रॉपर्टी देगा बेसिकली। ये जो घर है, माता मकान गाड़ी, सूर्य यहां पे है। सूर्य भी सुख का कारक है, तो सूर्य सुख देना चाहिए। लेकिन हुआ यूं कि शनि भी यहीं आ गए, ठीक है। अब शनि अगर 10 नंबर में आ जाए स्वराशि में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हो जाओगे आप कि मकर राशि में शनि आ गए, मतलब उस घर की पूरी देखभाल करेंगे। लेकिन भले शनि यहां आ जाए, सूर्य की डिग्री 15 है और शनि की डिग्री समझो 5 है, या शनि की डिग्री 12 है, कुछ भी आप समझ लो, तो 15 डिग्री के अंदर अगर शनि आ गया तो शनि तो अस्त हो गया, मतलब शनि का अस्तित्व खत्म। शनि कुछ नहीं कर पाएगा, शनि की ताकत एकदम 0 हो गई। न शनि की दृष्टि में दम होगा, न शनि इस घर में कुछ कर पाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि शुक्र देवता कौन है, इस कुंडली के लग्नेश है। लग्नेश मतलब इस कुंडली के मालिक है। शुक्र देवता भी सपोज किसी भाव में हो तो ये भी व्यक्ति कहेगा बहुत शुभ है। लेकिन सूर्य ने इन दोनों को अस्त कर दिया है। मान लो कि सूर्य की 20 डिग्री है, उदाहरण लेते हैं हम, शनि की 10 डिग्री है और शुक्र की 15 डिग्री है, तो हम कहेंगे शनि और शुक्र दोनों युवावस्था में है, क्योंकि एक की 10 एक की 15 है। लेकिन सूर्य ने इन दोनों को अस्त कर दिया है, क्योंकि सूर्य और शुक्र के बीच का अंतर क्या होगा, 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5। तो शुक्र 9 डिग्री में अस्त हो गया, 5 डिग्री का अंतर है केवल, 9 से छोटा है ना 5। और शनि है 10 डिग्री, सूर्य 20 है, तो 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10। शनि 15 डिग्री के अंदर आ गया, तो दोनों अगर ग्रह अस्त हो गए तो इस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा, इस व्यक्ति का भविष्य खत्म समझो। क्योंकि शुक्र लग्नेश है और शनि भी इसमें बहुत ही कारक ग्रह है, और ये दोनों अस्त हो जाए तो क्या होगा। सूर्य ने इन दोनों को अस्त करके इसके स्वास्थ्य पे अटैक किया, इसके तन पे अटैक किया, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। शनि अस्त हो गया, इसका मतलब यह व्यक्ति बहुत आलसी होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन भर पड़ा रहेगा, बीमार रहेगा, पड़ा रहेगा, और इसको हर जगह से केवल हानि ही हानि होगी, क्योंकि सूर्य ने 2 मुख्य ग्रह अस्त कर दिए। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसे शनि और शुक्र का निरंतर, उनको ऊपर रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे देखा गया है कि अगर ग्रह अस्त हो तो आप कोई रत्न या कोई कॉन्क्रीट उपाय करना संभव नहीं है इसके लिए, क्योंकि उपाय टेम्पररी होता है वो भी, क्योंकि आपके ग्रह में ताकत ही नहीं है। अगर ग्रह का डिग्री कम है
तो उससे आप बलशाली बना सकते हो। अगर आप कोई रत्न पहनते हो, जैसे शनि अगर आपका कमजोर है, आपने अगर उसके हिसाब से आपने शनि की कोई धातु पहन लिया, ठीक है, तो वो आपको लाभ देगा। लेकिन शुक्र का कमजोर है, शुक्र का पहन लिया आपने, वो आपको लाभ देगा। लेकिन अगर वो अस्त हो गया तो क्या करोगे आप? मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी है जिसमें व्यक्ति का चंद्र अस्त होता है। जी, अभी हम बात करते हैं, सपोज किसी व्यक्ति का चंद्र, सूर्य कहीं बैठा हो, एक उदाहरण ले रहा हूं, और यहीं पे चंद्र है, चंद्र अस्त है, क्या होगा? 11 नंबर है, किसका स्थान है ये? किसका है? विद्या और संतान का। जिस व्यक्ति का चंद्र अस्त हो जाए उस व्यक्ति की विद्या कैसी होगी? अड़चन आएगी, वो फेल होगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं, क्योंकि चंद्र अस्त हो गया है। साथ ही साथ उसका बच्चों में प्रेम तो होगा, लेकिन बच्चों से हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि चंद्र अस्त है। और व्यक्ति का बुध अस्त हो जाए तो क्या होगा? सूर्य के साथ सपोज बुध आ जाए तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब इस कुंडली में अगर आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति का बुध अस्त हो जाए तो क्या होगा? सपोज चंद्र की जगह यहां पे आ जाए बुध देवता, व्यक्ति का बुध अस्त हो गया। अब बुध को कौन कौन से घर मिले हैं आप खुद देखिए। बुध के पास 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। बुध के पास कौन कौन से? मिथुन राशि 3 नंबर और 6 नंबर कन्या राशि। 3 नंबर किसका स्थान है? भाग्य का स्थान है। अगर उसका बुध अस्त होगा, उसका भाग्य कैसा होगा? भाग्य कमजोर हो जाएगा, ठीक है। विदेश जाने का स्थान भी 6 नंबर है, वो उसको विदेश जाने में दिक्कत होगी। हालांकि वो जेल यात्रा और हानि से कुछ बच जाएगा, लेकिन जब भाग्य ही नहीं हो तो क्या करेगा व्यक्ति? इस तुला राशि में 3 नंबर भाग्य का स्थान है। उसी हिसाब से अगर सूर्य ने चंद्र को अस्त कर दिया तो 4 नंबर कौन है? कर्क लग्न। 4 नंबर किसका है? चंद्र, उसका स्वामी है। तो उसको पिता से दुख मिलेगा, उसको नौकरी पाने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि चंद्र अस्त है। उसको नौकरी में हमेशा असफलता प्राप्त होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कुंडली अच्छी दिख रही है, कई बार राजयोग दिखते हैं आपको, लेकिन वो योग बन नहीं पाते। उसका कारण होता है कि या तो ग्रह जो होते हैं वे कमजोर है, अर्थात बाल अवस्था में या वयोवृद्धावस्था में है, या फिर सूर्य ने उनको अस्त कर दिया है। कभी भी कुंडली देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि सूर्य के आसपास, जहां भी सूर्य होता है उसमें प्लस उसके आसपास में, उसके एक खाने पहले उसके एक खाने बाद में, इस तरह से देखा जाता है कि सूर्य ने इन तीनों खाने में किसी ग्रह को अस्त तो नहीं कर दिया। जैसे अगर सूर्य यहां पे बैठा है तो हम 3 खाने देखेंगे, 1 2 3, उसके पहले उसके बाद वाला। सूर्य अगर यहां बैठा है तब हम उसके पहले उसके बाद वाला, वो खुद ऐसे 3 देखते हैं। जहां भी सूर्य बैठा होगा उस भाव को, उसके पहले उसके बाद वाले भाव को हमेशा देखा जाता है कि उसमें सूर्य ने किसी ग्रह को अस्त तो नहीं कर दिया है, और उसी के हिसाब से फिर उपाय सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका ग्रह अस्त है तो उसका उपाय करना आवश्यक है, निरंतर करते रहना होगा। जैसे कि मंत्रों का जाप होता है, हवन विधि होती है, और उसकी कुछ और भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे दान हो गए, ठीक है। ऐसे केसेस में रत्न तो हम कम ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन मंत्र उपचार इसमें सबसे उत्तम माना गया है, मंत्र और हवन, ठीक है। तो जीवन में या कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, और सूर्य के करीब कभी भी कोई ग्रह नजदीक जाएंगे तो इन डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। राहु केतु अस्त नहीं होते क्योंकि वे छाया ग्रह है। इनफैक्ट अगर राहु केतु सूर्य के करीब आ जाए तो वो सूर्य का ही ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ पे विपरीत परिस्थिति हो जाती है। अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो जाए तो उसके जीवन में बहुत बाधाएं आती है। राहु केतु कभी सूर्य या चंद्र के साथ ना आए कुंडली में, यही अच्छा होता है। तो शनि, मंगल, बुध, चंद्र, गुरु, शुक्र, राहु केतु छाया ग्रह छोड़ के बाकी सभी ग्रह सूर्य के साथ जब भी आते हैं वे अस्त हो जाते हैं। अगर आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दशा। अभी तक हमने देखा कि कुल 12 भाव होते हैं,
प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ऐसे कुल मिला के 12 भाव होते हैं। हमने जाना उन 12 भाव में किसी न किसी राशि का और उनके स्वामी का अधिपत्य है। ये कुल 12 राशि। उसके बाद हमने देखा इन राशि के जो स्वामी हैं अर्थात शुक्र, मंगल, बुध, चंद्र, सूर्य, ये जो 9 ग्रह है, इनकी ऊंच और नीच स्थिति। हमने ये पाया कि खुद के ग्रह में ये खुश होते हैं, खुद की राशि में ये खुश होते हैं, मित्र की राशि में ये अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन शत्रु के राशि में ये थोड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा करते हैं। इसके बाद हमने देखा डिग्री, अर्थात कोई भी भाव 30 डिग्री का होता है। जब भी कोई ग्रह उसके जैसे 30 डिग्री में अगर बीचों बीच पाया जाता है 10 से 20 डिग्री में, तो उसका फल 100% होता है। और जब वो 0 के करीब या 30 के करीब जाता है तो वह बाल या रुद्र कहलाता है। उस केस में उसका फल कम हो जाता है, परसेंटेज कम हो जाता है, 0 तो से 25% या उससे भी कम। ठीक है, जो बीच में होता है तभी उसके फल परिणाम उस भाव के लिए अच्छे होते हैं, या फिर यू कैन से 100% होते हैं, अच्छे से बेहतर ये होगा। उसके बाद हमने जाना मित्र राशि कौन सी होती है, शत्रु राशि कौन सी होती है, और हमने ये भी पाया कि इनकी दृष्टि कैसे काम करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दशा। किसी भी कुंडली में दशा का सबसे ज्यादा महत्व है। 5 तरह की दशाएं होती है: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। महादशा 6 से 20 साल के लिए होती है, अंतरदशा 4 से 3.3 ईयर्स के लिए होती है, प्रत्यंतर दशा 6 दिन से 6 महीने होती है, सूक्ष्म दशा 7 घंटे से 1 महीना होता है, प्राण दशा 1 घंटे से 5 दिन तक। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दशा डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है। हम जब भी कुंडली देखते हैं या कुंडली की विवेचना करते हैं, हम कुंडली के ग्रहों की स्थिति से साथ साथ दशा का बहुत महत्व करते हैं, उसका मायने बहुत ज्यादा रखता है। उदाहरण के तौर पर ये तुला लग्न की कुंडली है, इनके स्वामी कौन है? शुक्र। ठीक है, तुला लग्न की कुंडली अगर हम देखें तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह होगी, इसमें शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, बुध, शुक्र। और अशुभ ग्रह गुरु, सूर्य, मंगल, जिसमें से मार्केश है गुरु और मंगल। तो इस कुंडली के व्यक्ति के जीवन में जब भी ये दशाएं गुरु या मंगल की होंगी तो वो उसके लिए अच्छी नहीं जाएगी, वो समय उसके लिए अच्छा नहीं जाएगा। और जब भी दशाएं शनि, बुध और शुक्र की होगी तब उसके लिए परिस्थितियां अच्छी होगी। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। उस उदाहरण के पहले हम आपको बताएंगे महादशा के बारे में। ये तो हमने दशा बताया, अब देखते हैं किसकी कितनी महादशा होती है। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, चंद्र की 10 साल, बुध की 17 साल, शुक्र की 20 साल, मंगल की 7 साल, गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल, राहु की 18 साल, केतु की 7 साल। कुल मिलाकर के ये 120 साल है, अर्थात व्यक्ति की आयु 120 साल के लिए। आप मानिए इस बात को। हर व्यक्ति इन सभी ग्रहों की एक एक महादशा से पार कर जाए। कई बार आप समझते हो कि मेरा एक पिछले कुछ 5-7 साल बहुत अच्छे गए, लेकिन पिछले 3-4 साल से बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में महादशा बदल गई है और जो अभी महादशा आई है वो आपके लिए शायद विपरीत हो, जो आपको सहयोग ना दे रही हो। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। तुला लग्न की कुंडली है, इसमें अशुभ ग्रह मार्केश, गुरु और मंगल है। उदाहरण के तौर पे किसी तुला लग्न के कुंडली में अगर व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा हो, मान लेते हैं कि गुरु की महादशा चलो और गुरु बैठे हो अष्टम भाव में। अष्टम भाव कौन है? वाणी, धन, कुटुंब। तो क्या होगा अगर गुरुदेव महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी महादशा है, तो सबसे पहले वो इसकी हानि करेंगे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता है कि अगर गुरु वहां पे बैठे क्योंकि वो मार्केश है तो इसकी हानि करेंगे। फिर गुरु की दृष्टि कहां पड़ती है? अगर हम बात करें, गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी 3 दृष्टियां हैं? खुद देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां कौन सी है? 7, 5, 9।
तो गुरु यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, उसके बाद 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे और 9वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 12 2 4 इन 3 भावों में गुरु की दृष्टि होगी। अब आप खुद समझिए, अगर गुरु वहां बैठे हैं, सबसे पहला नुकसान महादशा में कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो मार्केश नुकसान करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नुकसान कहाँ करेंगे, शत्रु रोग ऋण मुकदमा 12 नंबर। उसके बाद अगला नुकसान कहाँ करेंगे, 2 नंबर मृत्यु रोग दुर्घटना, और 4 नंबर ये किसका स्थान है, पिता कर्म व्यापार। अगर गुरु की महादशा उस व्यक्ति के जीवन में आती है तब उसको 4 जगह हानि होगी। एक, जहां गुरु खुद बैठा है, अर्थात कुटुंब में, परिवार में उसके झगड़े होंगे, पारिवारिक कलह होगी, भाई बहन भतीजे से प्रॉपर्टी के विवाद बढ़ेंगे या किसी न किसी कारण से। उसके पश्चात शत्रु बढ़ेंगे, रोग ऋण मुकदमा आएगा और मृत्यु का योग भी बन सकता है अगर विपरीत परिस्थितियां ज्यादा आ गई तो। इसके साथ साथ नौकरी की समस्या भी, कर्म व्यापार की समस्या भी बनेगी। अब आप मुझे बताइए, है ना विपरीत परिस्थितियां? क्योंकि देखिए गुरु यहां बैठ के क्या क्या देख रहा है, 7वीं दृष्टि, फिर ये आपकी एक दृष्टि और है, 5वीं दृष्टि, और यहां 9वीं दृष्टि। अब आप मुझे खुद बताइए, गुरु की महादशा अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शुरू हो चुकी है तुला राशि में, तो वो डिस्टर्ब होगा इस समय, 100% डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे गुरु की महादशा अगर समझो 16 साल के 16 साल उसके बुरे जाएंगे, क्योंकि हर महादशा में अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, प्राण दशा होती है, और इसमें भी ग्रह बदलते रहते हैं। 5 तरह की दशाएं होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो महादशा है वे आपकी कुंडली का प्रधान है। जैसे आपके गांव का जो प्रधान होता है वह 5 साल में बदलता है, ऐसे ही हमारे जीवन में महादशा के रूप में प्रधान बदलता है। अर्थात 5 साल पहले आपके जीवन में जो महादशा थी, सपोज शनि की थी, या सपोज किसी और ग्रह की थी, बुध की थी या शुक्र की थी, या समझो राहु की थी। राहु आपको फायदा दे रहा था, लेकिन राहु के बाद अब महादशा किसकी आ गई, गुरु की आ गई। गुरु के बाद फिर शनि की आएगी। तो गुरु आपकी कुंडली में मार्केश है और गलत जगह बैठा हुआ है, तो वो आपको नुकसान देगा। और वही इस कुंडली में शनि जो है, अगर समझो तुला लगने की कुंडली में शनि यहां बैठा हो उदाहरण के तौर पे, तो शनि की महादशा में इस व्यक्ति की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसे कहते हैं लक। कई बार आप देखते हो कि आपका बहुत लक साथ देता है, विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए कारगर होती है, और कई बार आपको नुकसान ही नुकसान होता है। अब समझो गुरु की महादशा आ गई, लेकिन उसके अंदर अंतरदशा आ गई शनि की। अब क्या होगा कि महादशा जो गुरु है वो तो नुकसान दे रहे हैं, लेकिन शनि फिर भी थोड़ी कोशिश करेंगे उसके काम बनाने की। तो कभी कभी जैसे उसको नौकरी, शनि जी थोड़ा सहयोग भी देंगे, क्योंकि शनि की भी अपनी दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि कौन सी, 7 3 10, तो शनि यहाँ व्यापार में मदद करेंगे। इसका 3वीं दृष्टि, भाई बहन पराक्रम, उनसे सहयोग मिलेगा। और 10वीं दृष्टि कौन सी है, अगेन यहाँ पे वो उसको नौकरी में सहायता करेंगे। लेकिन जैसे ही शनि की अंतरदशा जाएगी, गुरु की महादशा चली रही है, फिर नौकरी छूट जाएगी। आप समझ गए ना कैसे कार्य होता है ये। इनकी भी टाइमिंग होती है कि भाई इस तारीख से लेके इस तारीख तक महादशा चलेगी 16 साल, उसके बाद इतने से इतने साल के लिए या इतने महीने के लिए अंतर्दशा चलेगी, फिर इतने दिन या इतने महीने के लिए प्रत्यंतर दशा चलेगी, इतने समय के लिए सूक्ष्म दशा, इतने समय के लिए प्राण दशा। जब किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का योग बनता है, उसमें आपने देखा होगा कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में मैक्सिमम में क्रूर ग्रह आ जाते हैं, या फिर मृत्यु के जो घातक घटक है वो एक साथ आ जाते हैं, उस समय उसकी मृत्यु होती है। कई बार एक्सीडेंट योग भी ऐसे ही बनते हैं। तो हमारे जीवन में कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है। महादशा, अंतरदशा, खास करके ये दोनों दशाएं मुख्य तौर पे देखी जाती है व्यक्ति के जीवन में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की महादशा है और वो विपरीत है, मारक है, जैसे कि तुला राशि में गुरु मारक है, मार्केश है, उसके साथ साथ केतु की अंतरदशा चल रही है, मतलब उसके जीवन में बहुत परेशानियां होंगी। ऐसे समय पे हमें उन्हें कई तरह के उपाय बताते हैं, मंत्रों का जाप,
मंत्रों का हवन, दान, पुण्य, ठीक है। और जो ग्रह उनके इसमें तकलीफदायक हो उस ग्रह के उपाय बताते हैं। कई लोग बोलेंगे भाई गुरु यहाँ पे है, गुरु के लिए आप पुखराज धारण कर लो। हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि गुरु मार्केश उसकी ताकत बढ़ जाएगी और नुकसान देगा वो। आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? कि गुरु नुकसान दे रहा है इस महादशा में। अगर शनि की महादशा हो तो शनि फायदा देगा। इस कुंडली में राहु, हाँ उनकी डिपेंड भी करता है शनि है किस जगह पे। अगर सपोज शनि 1 नंबर बैठा तो शनि भी नुकसान करेगा, क्योंकि शनि के लिए 1 नंबर विपरीत राशि है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी ग्रह की ऊंच नीच राशि होती है, ठीक है। इस कुंडली के हिसाब से या फिर इस राशि के हिसाब से गुरु और मंगल मार्केश है, तो गुरु और मंगल की महादशा में इस व्यक्ति को या जिसकी भी ये महादशा चलेगी उसको नुकसान होने लगेगा। और साथ में आप देखोगे कई बार लोगों को शनि की 7.5 होती है। शनि की महादशा भी कई लोगों को नुकसान दे जाती है, आपने ये भी देखा होगा। खास करके जो मेष राशि की कुंडली में अगर किसी को शनि की महादशा आ जाए तो उसकी नैया डूब गई समझो, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आप कुंडली का विवेचन करें, तो महादशा अंतरदशा का उपाय अवश्य देखें। हम जब भी कुंडली देखते हैं हम ग्रहों की स्थिति के साथ साथ महादशा अंतरदशा अवश्य देखते हैं। तो हमारे उपाय 3 तरह के होते हैं। एक हम महादशा का उपाय देते हैं कि महादशा उसको फलित हो रही या नहीं हुई तो उसका उपाय करें। अंतरदशा का उपाय देते हैं। अंतरदशा का उपाय टेम्पररी होता है, किस समय के लिए होता है, जरूरत पड़ने में महादशा अंतरदशा के लिए हम उनको कोई ना कोई रत्न धारण का सलाह देते हैं। ये भी हम आपको सिखाएंगे कि रत्न कैसे चूज करें, कैसे करना है, कौन सा रत्न लेना है, कैसे लेना है, और उसकी रत्ती कितनी होनी चाहिए, क्योंकि रत्न में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। और ये सब विवेचना इसके ऊपर की जाती है। तो महादशा का कुंडली विवेचन करने में सबसे बड़ा महत्व है। उसके बाद दूसरा महत्व होता है कि उसकी ग्रह दशा, उसके कुंडली में ग्रह किस राशि में कहाँ कैसे बैठे, कैसी दृष्टि डाल रहे, ठीक है। उसके बाद हमें चलित कुंडली भी देखनी पड़ती है कि क्या उसके कोई जो ग्रह है वो ऐसी परिस्थिति में तो नहीं है कि वे विरुद्ध है या अस्त हो चुके हैं या फिर वे बालावस्था में है जो कार्य ही नहीं कर पा रहे, तो उन्हें शक्ति देनी है या उनकी शक्ति कम करनी है, ये भी हमें देखना होता है। तो ये होता है एक्चुअली कुंडली का योग। इस तरह से कुंडली काम करती है। हमने ये भी देखा है, एग्जैक्ट डेट तक मैच करते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा 29 अक्टूबर 2020 से आरंभ हुई, ठीक है। मैंने उसे कहा 29 अक्टूबर 2020 को आपको उसके बाद दिक्कत शुरू हुई। उसने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, 29 अक्टूबर 2020 को ही मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे कहा आपको रिजाइन कर रहे हो क्योंकि हमारे पास आपके लिए काम नहीं है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि कितना एक्यूरेट होता है। जैसे ही महादशा बदली, उसकी कुंडली में मार्केश थे शनिदेव महाराज, दिक्कत बढ़ गई और उसके जीवन में सब कुछ उल्टा हो गया और अभी भी उसके पास नौकरी नहीं है। फिर मैंने उन्हें शनि के उपाय बताए। मैंने बोला आप कीजिए, आपको इससे लाभ होगा और जल्दी ही समय लगेगा, क्योंकि देखिए शनि की अगर महादशा चले तो शनि की महादशा 19 साल की है, तो उनको 19 साल तक शनि के लिए उपाय करते रहना होगा, वरना शनिदेव उनको परेशान करेंगे। तो महादशा का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, इस बात को आप समझिए। तो आपने समझ लिया होगा कुंडली कैसे देखा जाता है। अब हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कुंडली कैसे देखना है स्टेप बाय स्टेप।